दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका परीक्षा खबरी में। 9 जून 2021 की महत्वपूर्ण खबरों को देखेंगे। कल किसी कारणवश मैंने वीडियो नहीं बनाया, लेकिन स्टाफ को बोल दिया था, उसने एक वीडियो छोटा सा डाल दिया था आप लोगों के लिए, लेकिन पोस्ट करने के लिए कहा था, उसने वीडियो ही डाल दी। हालांकि कोई बात नहीं, आप तक किसी न किसी प्रकार से पहुंचा। मैंने कहा था उसको कि फेसबुक पोस्ट कर देना, बट उसने वीडियो बना दिया। तो कोई बात नहीं, आप लोगों के पास पहुंचा किसी माध्यम से वो खबर। काफ़ी आप लोग उद्विग्न थे, रोज़ाना पूछते थे, और यही कारण रहता है कि हमारे अंदर भी क्यूरियोसिटी रहती है कितनी जल्दी आपको बता दें। तो वो 24 अक्टूबर को ही आप लोग डेट रख करके तैयारी करें, 5 दिसंबर RO 2021। बाकी कैलेंडर आते ही मैं नया बैच शुरू करूँगा UPPCS प्रीलिम्स और RO 2021 प्रीलिम्स के लिए। तो कैलेंडर आ जाए 1-2 दिन 3 दिन में। आज संभव आ जाए, कल भी आ सकता है, कोई ऐसा नहीं कि आज ही आएगा, कल भी आ सकता है। तो 1-2 दिन में कैलेंडर आ जाएगा, उसके बाद जो है फिर तैयारी का शेड्यूल और रणनीति के साथ, नई रणनीति के साथ फिर आगे बढ़ेंगे। आइए देख लेते हैं खबरों को। आपको बता दूं, लगातार परीक्षा खबरी देख रहे हैं तो सूक्ष्म समय में आपकी यहाँ पे न सिर्फ करंट अफेयर्स की बल्कि उससे जुड़े जो पक्ष होते हैं उनकी भी जानकारी हो जाती है। मुख्य परीक्षा में आपको याद रहेगा, अगर आप हमारे ये इस वीडियो को, परीक्षा खबरी की वीडियो को डेली सुबह फॉलो कर रहे हैं, उसके बाद PDF भी मैं उपलब्ध कराता हूँ मंथली, उसको आप अगर देख ले रहे हैं, बहुत जल्द ऑफलाइन भी वो सब उपलब्ध रहेगा। नीचे दिए गए नंबर पे 9453775039 संपर्क कर सकते हैं किसी कोर्स से जुड़ने। अभी हाल ही में G7 के वित्त मंत्रियों की एक बैठक हुई, एक सम्मेलन हुआ, और उसमें कारपोरेट टैक्स समझौता एक हुआ है, जिसको G7 कारपोरेट टैक्स समझौता के रूप में जाना जा रहा है। ये समझौता है क्या, इसका स्वरूप क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, कब तक ये पूरा होगा, इन सब बातों पे चर्चा करेंगे। आपको बता दूं, इसके पहले कि G7 कारपोरेट टैक्स समझौते को समझें, आपको ये समझना होगा कि टैक्स हेवन देश का क्या होते हैं। अक्सर एग्जाम में भी आपके आता है, टैक्स हेवन देश क्या होते हैं, अर्थात टैक्स के लिए जो स्वर्ग देश हो, अर्थात नाम से ही आशय, या तो जहाँ पर टैक्स बहुत कम लगता हो, या फिर टैक्स न के बराबर या लगता ही ना हो। तो ऐसी जगह जहाँ पर टैक्स नहीं लगता है, बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ अपना वहाँ पर निवेश करती हैं, उद्यम स्थापित करती हैं, जिससे उनका सस्ता उत्पादन होता है और वैश्विक बाजार में वो उसे बेच सकती हैं आसानी से। तो ये जितनी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा फायदा कमाती हैं कहाँ से? बड़े देशों से, लेकिन अपने उद्यम ज़्यादातर स्थापित करती हैं ऐसे देशों में जहाँ इस तरह के काम होते हैं, अर्थात कर चोरी जहाँ पर हो सकती है, जिनको टैक्स हेवन कंट्रीज कहते हैं वहाँ पर। तो टैक्स हेवन देश किसे कहा जाता है? जहाँ अन्य देशों की अपेक्षा बहुत कम कर लगता है या बिल्कुल कर ही नहीं लगता। तो यहाँ विदेशी नागरिक हो गए, आपको पैसा जमा करना है, आप वहाँ पैसा जमा करोगे, आपसे पूछा भी नहीं जाएगा आप कौन हो, कहाँ से आए हो, कहाँ से पैसा है, मतलब कोई जानकारी ही नहीं ली जाएगी। तो इससे क्या होगा कि कर को पैसे चुरा करके वहाँ ऐसे देशों में रखना बहुत आसान हो जाता है ना। तो ऐसे देशों में, टैक्स हेवन कंट्रीज में लोग क्या करते हैं, अपने यहाँ भ्रष्टाचार करके ऐसे देशों में अपना पैसा भी जमा करते हैं। जैसे मॉरिशस हो गया, साइप्रस हो गया, पनामा, ये सब बदनाम देश हैं, इनको टैक्स हेवन कंट्रीज के रूप में जाना जाता है। यूरोपीय यूनियन ने कुछ समय पहले इनको ब्लैक लिस्टेड भी किया था। तो इनके जो नकारात्मक प्रभाव हैं दोस्तों, जैसे कि इनके नकारात्मक प्रभाव, वैश्विक स्तर पर कर चोरी को बढ़ावा मिलता है। जहाँ भी कर ज़्यादा लगता है, अमेरिका में लगता है, भारत में लगता है, चाइना में, जहाँ भी कर लगता है, कर से बचने के लिए लोग क्या करते हैं, ऐसे देशों का सहारा लेते हैं। इससे काले धन की समस्या वैश्विक स्तर पर लगातार बढ़ती जाती है, जो कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा सकती है। तो और भी बहुत सारे इसके कर अपवंचन की समस्या, बहुत लोग कर चोरी करते हैं और पैसे, अपने धन जो है वो वहाँ पे जमा करते हैं ऐसे देशों में। इन सभी समस्याओं से निजात पाने के लिए, और इसके पीछे 2 और कारण है, आपको बता दूं, जब यहाँ पर बता ही रहा हूँ, थोड़ा सा लंबी चर्चा हो जाएगी, लेकिन आपको जानना आवश्यक है। कुछ समय पहले आपने देखा होगा कि फ्रांस ने गाफा टैक्स लगाया था विश्व की 4 बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों में, गूगल, एप्पल, फेसबुक और अमेजन पे। उसने क्या लगाया था?
गाफा टैक्स अर्थात गाफा टैक्स के रूप में इन सब पे टैक्स लगाया था, अच्छा खासा टैक्स लगाया था। और अमेरिका ने, ट्रंप ने तो कम करने का प्रयास किया था अपने यहाँ कॉर्पोरेट टैक्स, लेकिन अभी जो बाइडेन क्या कर रहे हैं, कर बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो जब वो कर बढ़ाएंगे तो कंपनियां उनके यहाँ जाएंगी क्या, निवेश करेंगी क्या, या वहाँ की कंपनियां वहाँ पर रहना चाहेंगी क्या, भागना चाहेंगी? तो आप इसे एक रणनीति के रूप में भी देख सकते हैं कि अमेरिका चाहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कॉर्पोरेट टैक्स वसूलें और अपने यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर में उसको लगाएं। इसके लिए ज़रूरी है कि वैश्विक स्तर पर भी कुछ एक कर मॉड्यूल तय किया जाए, एक मिनिमम टैक्स तय किया जाए। तो अमेरिका चाहेगा कि वैश्विक स्तर पर एक मिनिमम कर मॉड्यूल निर्धारित हो, जिससे कंपनियां जो हैं उनके यहाँ से भाग न सकें, उनके यहाँ निवेश कम ना हो और उनको अच्छा खासा कर भी प्राप्त हो। भारत जैसे देशों को भी इससे बहुत फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि भारत भी उन देशों में है जहाँ पर कर अच्छा खासा लगाया जाता है कॉर्पोरेट पे। हालांकि पिछले दिनों कुछ छूट दी गई, एक दबाव भी बन रहा था, लेकिन अभी क्या है, 15% तय होने के बाद भारत भी टैक्स अपना अच्छा खासा लगा सकेगा कि भैया जब सब लगा रहे हैं तो हम भी लगाएंगे। तो निवेश जो प्रभावित होता था वो प्रभावित नहीं हो, कुप्रभावित होता तो कुप्रभावित नहीं होगा। और चूंकि बाजार एक बड़ा है, तो जहाँ पर बाजार बड़ा होगा वहाँ पे निवेश की ज़्यादा संभावनाएं होंगी। तो भारत के लिहाज से काफ़ी अच्छा है। कर वसूली भी ज़्यादा होगी, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाकर आर्थिक विकास किया जा सकेगा। तो G7 कॉर्पोरेट टैक्स समझौते का जो आधार है मैं आपको बता दिया, अब आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। हाल ही में G7 के वित्त मंत्रियों द्वारा एक नए वैश्विक कॉर्पोरेट कर समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, लेकिन ध्यान रखिएगा अभी बहुत छोटे स्तर पर है। G7 कंट्रीज़ ने इसको शुरू किया है, इसके बाद कुछ बड़े ऑर्गेनाइजेशन में जाएगा, जैसे G20 हो गया, उसके बाद इंटरनेशनल स्तर पर UNO के उसमें जा सकता है। तो ये कोशिश की जाएगी कि विश्व के जितने भी राष्ट्र हैं सभी इसको माने, इसको लागू करें अपने यहाँ, तभी इसका कोई फ़ायदा है। तो हाल ही में G7 के वित्त मंत्रियों द्वारा एक नई वैश्विक कॉर्पोरेट समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसका उद्देश्य कर परिहार, टैक्स अवॉइडेंस को रोकना है, और इसके लिए नए समझौते के अनुसार कंपनियों को उन देशों में करों का भुगतान करना होगा जहां वे व्यापार करती हैं, चाहे वो कोई भी देश हो। इस समझौते के तहत सभी देशों को परस्पर एक दूसरे के खिलाफ करों में कटौती करने से बचने के लिए वैश्विक न्यूनतम कॉर्पोरेट टैक्स को 15% रखने के लिए प्रतिबद्ध किया गया है। न्यूनतम टैक्स दर को एप्पल, अल्फाबेट, फेसबुक जैसे डिजिटल दिग्गजों सहित विश्व की कुछ सबसे बड़ी कंपनियों द्वारा प्रभावी कर दरों का पारगमन किए जाने का हल निकालने के लिए तैयार किया गया है। ये कंपनियां आमतौर पर विश्व के प्रमुख बाजारों से अर्जित लाभों को आयरलैंड या कैरेबियाई देशों जैसे निम्न टैक्स या टैक्स हेवन देशों में भेजने के लिए सहायक कंपनियों के जटिल जाल का सहारा लेती हैं। इस योजना से संबंधित जो मुद्दे हैं, समस्याएं हैं, वो जान लेते हैं। यह योजना संप्रभु राष्ट्रों के अपने देश की कर नीति निर्धारित करने के अधिकार का अतिक्रमण करती है ना। प्रत्येक देश को अपना एक अधिकार होना चाहिए, अगर आप इससे निगेटिव उसमें देखेंगे, क्योंकि संप्रभुता ये UNO का भी एक उद्देश्य है कि संप्रभुता विश्व के राष्ट्रों की बनी रहे, लेकिन ये निर्धारित कर देना कि सभी राष्ट्रों का 15% होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं संप्रभुता का हनन करती। लेकिन आपको एक बात बता दूं कि ये जो बात समझौते से हो, वहाँ पर संप्रभुता जैसी कोई बात नहीं आती, यहाँ पर थोपी नहीं जा रही कोई बात। ये एक प्रक्रिया है और निश्चित रूप से इस प्रक्रिया का पालन विभिन्न राष्ट्रों की सहमति से होगा और होना भी चाहिए। अगर नहीं होता है तो जरूर संप्रभुता का मुद्दा बनेगा। एक वैश्विक न्यूनतम दर मुख्य रूप से देशों के उस उपकरणों को वंचित कर देगी जिसका उपयोग वे अपने अनुकूल नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए करते हैं, अपने आर्थिक विकास के लिए करते हैं। अक्सर देश अपने यहाँ कर को बहुत कम कर देते हैं ताकि निवेश वहाँ पर आकर्षित हो और वहाँ पर पूंजी निर्माण हो, आर्थिक विकास हो, लेकिन उनके इस एक जो बहुत बढ़िया हथियार होता था उसको नेगलेक्ट कर देगा। तीसरा है कर चोरी से निपटने के लिए वैश्विक न्यूनतम टैक्स दर की भूमिका बहुत कम रहेगी, क्योंकि और भी कई कारण होते हैं कर चोरी और कई माध्यम होते हैं कर चोरी से बचने के लिए। ठीक है, तो ऐसा माना जा रहा है कि वैश्विक न्यूनतम टैक्स रेट की भूमिका बहुत कम रहेगी। क्या इससे टैक्स हेवन का अंत हो जाएगा? जैसा कि मैंने बताया,
तो यदि यह समझौता टैक्स हेवंस को पूरी तरह से खत्म नहीं करता है तो अपने टैक्स बिल में कटौती करने की तरकीब लगाने वाली कंपनियों के लिए इन टैक्स हेवंस को कम लाभदायक अवश्य बना देगा और साथ ही पर्यावरण, सामाजिक और कॉर्पोरेट प्रशासन पर ध्यान देने वाले निवेशकों में इन कंपनियों की साख को भी कम कर देगा, क्योंकि तब लगेगा ये कंपनियां जो हैं कर से बचने के लिए ऐसे देशों में निवेश करती हैं, तो हमारे यहाँ भी कुछ ना कुछ जुगात लगाएंगी, ये चोर कंपनियां हैं, इनके ऊपर एक धब्बा लग जाएगी, ये चोर कंपनियां हैं, है ना। तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट उनका शुरू से ही रहेगा जहां पर भी निवेश करेंगे। भारत पर प्रभाव देखें तो चूंकि भारत की प्रभावी कर दर वैश्विक न्यूनतम कर दर से अधिक है, इसलिए यह भारत में कारोबार करने वाली कंपनियों को प्रभावित नहीं करेंगी, बल्कि भारत को इससे लाभ ही होगा। वैश्विक न्यूनतम, ये सभी बातें हम चर्चा कर चुके हैं, ठीक है, कुछ अलग नहीं है जो मैंने शुरू में बताया। वैश्विक न्यूनतम दर निम्न वैश्विक कर लागत हासिल करने के लिए निम्न टैक्स वाले देशों का उपयोग करने वाली कंपनियों को प्रभावित करेगी। भारत अपने बड़े आंतरिक बाजार, प्रतिस्पर्धी दरों पर गुणवत्तापूर्ण श्रम, निर्यात हेतु रणनीतिक अवस्थिति और एक संपन्न निजी क्षेत्र के कारण विदेशी निवेश को आकर्षित करता है। अब टैक्स वाला जो सिस्टम है अगर न्यूनतम हो जाएगा तो ये एक बड़ा जो कारण बनता था जिसके कारण कंपनियां भारत में आने से बचती थी, वो कारण समाप्त हो जाएगा और उन कारणों का स्थान ये ऐसे कारण ले लेंगे जिनके कारण वे आकर्षित होते हैं, है ना। तो आकर्षण ही आकर्षण रहेगा, प्रतिकर्षण जो है वो समाप्त हो जाएगा अगर ये समझौता लागू हो जाता है वैश्विक स्तर पर। लेकिन कम से कम मुझे ऐसा लगता है कि 5-6 वर्ष, अगर 5-6 वर्ष कम से कम इसमें तो लगेंगे ही, क्योंकि कई देशों की स्थितियां ऐसी हैं कि वे स्वीकार इसको नहीं करेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष पद पर मालदीव की जीत हो गई और इसमें भारत की महत्वपूर्ण भूमिका रही। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष पद पर मालदीव की जीत हो गई। अब आपको पता है प्रत्येक वर्ष किसी संयुक्त राष्ट्र का एक सदस्य जो है अध्यक्ष बनता है, एक कोटा तय होता है कि इस वर्ष यहाँ का व्यक्ति बनेगा अध्यक्ष एक वर्ष के लिए, जो सितंबर के तीसरे सप्ताह से जो संयुक्त राष्ट्र महासभा का सम्मेलन होता है, वार्षिक सम्मेलन, उसके लिए। तो मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद को वर्ष 2021-22 के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष चुना गया है। मालदीव के लिए यह उपलब्धि पहली बार हासिल हुई है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव में मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद के समर्थन में मतदान करने का फैसला किया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा का प्रमुख एशिया प्रशांत समूह से चुना जाएगा। इसमें तुर्की एक प्रबल दावेदार था, लेकिन भारत के इस कदम से ये जो पद था मालदीव को हासिल हो गया। आपको पता है कि कुछ समय पहले से तुर्की के साथ हमारे संबंध जो है वो खटास में है। मालदीव के साथ काफ़ी अच्छे संबंध जब से सत्ता पलट हुआ है तब से रहे हैं। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के बारे में बात करें तो महासभा संयुक्त राष्ट्र का मुख्य विचार विमर्शक, नीति निर्धारक और प्रतिनिधि अंग है। महासभा में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य राष्ट्रों के प्रतिनिधि होते हैं और इस प्रकार यह सार्वभौमिक प्रतिनिधित्व वाली संयुक्त राष्ट्र की एकमात्र संस्था है। महासभा के द्वारा इसके अध्यक्ष का 1 वर्ष के कार्यकाल के लिए प्रतिवर्ष चुनाव किया जाता है। महासभा में महत्वपूर्ण प्रश्नों पर निर्णय लेने जैसे कि शांति, सुरक्षा, नए सदस्यों के प्रवेश तथा बजटीय मामलों के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है, पूछा भी जा चुका है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की भांति महासभा के पास कोई बाध्यकारी वोट या वीटो पावर नहीं होती है। ध्यातव्य है कि भारत वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुसार महासभा की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र के बजट पर विचार और अनुमोदन ये महासभा करेगी और सदस्य देशों का वित्तीय आकलन निर्धारित करेगी। सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्यों और अन्य संयुक्त राष्ट्र परिषदों अंगों के सदस्यों का चुनाव संयुक्त राष्ट्र महासभा करती है और सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर संयुक्त राष्ट्र के महासचिव की नियुक्ति करती है। इसके अलावा निरस्त्रीकरण सहित अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए सहयोग के सामान्य सिद्धांतों पर यह विचार करती है और इसके लिए सिफारिश करती है। सुरक्षा परिषद द्वारा वर्तमान में किसी विवाद या स्थिति पर की जा रही चर्चा को छोड़कर जो चर्चा की जाती है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के द्वारा, उसको संयुक्त राष्ट्र महासभा में नहीं उठाया जाता जब तक वो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद उस पर चर्चा करता है। उसको छोड़कर अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधित किसी भी प्रश्न पर यह विचार करती है और उस पर अपनी सिफारिशें करती है। तो ये सभी उसके कार्य थे। भारत को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए चुना गया है। ध्यान रखें, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद जो है
संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक अंग है और इसके लिए भारत को चुना गया है। हाल ही में भारत को इसके लिए 2022-24 की अवधि के लिए चुना गया है। इकोसॉक संयुक्त राष्ट्र विकास प्रणाली के केंद्र में है और एक स्थायी दुनिया के लिए सामूहिक कार्रवाई को बढ़ावा देने के लिए लोगों और मुद्दों को एक साथ लाता है। भारत में एशिया प्रशांत श्रेणी से अफगानिस्तान, कजाकिस्तान और ओमान के साथ चुना गया। तो भारत को एशिया प्रशांत तरफ से अफगानिस्तान, कजाकिस्तान और ओमान के साथ चुना गया, अर्थात इन 4 देशों को यहाँ से चुना गया, ध्यान रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है, एक अंग है। इसका गठन 26 जून 1945 को हुआ था। मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित है। इसके 54 सदस्य देश हैं जिन्हें 3 वर्षों के लिए महासभा द्वारा चुना जाता है। यह आर्थिक और सामाजिक मुद्दों पर चर्चा के लिए एक प्रमुख फोरम है। इसके अलावा यह नीति निर्माण के लिए भी अपनी राय देता है। तुर्की में सी स्नाट का प्रयोग। सी स्नाट क्या है दोस्तों? तो एक प्रकार का कीचड़ का प्रयोग जो समुद्र में कीचड़ जैसा जम जाता है, जैसा कि आपको दिखाई पड़ रहा है। और इस अलग प्रकार के चिपचिपे कीचड़ से वहाँ की पारिस्थितिकी तंत्र को काफ़ी नुकसान पहुँचता है। समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को काफ़ी इससे नुकसान पहुँचता है। तो ये मरमरा सागर की स्थिति है तुर्की में जो स्थित है, और यह काला सागर और एजियन सागर को आपस में जोड़ती है। तो मरमरा सागर में स्थिति है, और न सिर्फ मरमरा सागर बल्कि जो इसको जोड़ने वाले 2 काला सागर और एजियन सागर हैं, वहाँ भी स्थिति उत्पन्न हो सकती है और पारिस्थितिकी तंत्र को काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो काला सागर को एजियन सागर से जोड़ने वाले तुर्की के मरमरा सागर में सी स्नाट का सबसे बड़ा प्रकोप देखा जा रहा है। इस चिपचिपे पदार्थ को निकटवर्ती काले सागर और एजियन सागर में भी देखा गया है। सी स्नाट क्या है? तो यहाँ धूसर या हरे रंग की कीचड़ की एक चिपचिपी परत होती है जिससे समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को काफ़ी नुकसान पहुँच सकता है। यह शैवालों में पोषक तत्वों की अति प्रचुरता हो जाने पर निर्मित होती है। शैवालों में ये ध्यान रखिए किस कारण उत्पन्न होती है? तो शैवालों में पोषक तत्वों की प्रचुरता ज़्यादा होने पर। शैवालों में पोषक तत्वों की अति प्रचुरता का कारण मुख्यतः वैश्विक ऊष्मन, जल प्रदूषण, घरेलू और औद्योगिक कचरे के समुद्र में अनियंत्रित निर्मोचन आदि की वजह से होने वाला गर्म मौसम होता है। इसका प्रभाव और चिंताएं क्या इससे जुड़ी? तो समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के लिए गंभीर संकट इससे उत्पन्न हो गया है। सी स्नाट के कारण बड़ी संख्या में मछलियों की मौत हो चुकी है तथा मूंगा और स्पंज जैसे अन्य जलीय जीव भी मरते जा रहे हैं, जो कि पारिस्थितिकी तंत्र के प्रमुख घटक माने जाते हैं। अगर इसे अनियंत्रित किया गया तो यह समुद्री सतह के नीचे पहुंचकर समुद्र तल को ढक सकती है, जिससे समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को काफ़ी व्यापक क्षति पहुंच सकती है। यहाँ तक कि मछुआरों की आजीविका भी इससे प्रभावित होगी, क्योंकि समुद्री जीव पर वो निर्भर रहते हैं। इस्तांबुल जैसे शहरों में हैजा जैसी जल जनित बीमारियों का प्रकोप भी इससे फैल सकता है। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2019-20 ये विभिन्न राज्यों के लिए जारी किया है। किसने? शिक्षा मंत्रालय ने। किसने? शिक्षा मंत्रालय ने। तो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्कूली शिक्षा के संबंध में 70 संकेतकों के आधार पर उनके प्रदर्शन को ग्रेड देने का उपकरण है। सूचकांक में संकेतकों को 2 श्रेणियों में बांटा गया है, परिणाम और प्रशासन और प्रबंधन। पीजीआई पहली बार, ये परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स पहली बार 2019 में 2017-18 के संदर्भ में प्रकाशित किया गया था। नवीन ये तीसरी बार है जब प्रकाशित किया जा रहा है। पंजाब, चंडीगढ़, ध्यान रखिएगा, पंजाब, चंडीगढ़, तमिलनाडु, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा केरल को 2019-20 के लिए उच्चतम ग्रेड अर्थात A++ प्राप्त हुआ है। वहीं दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, पुदुचेरी, दादरा नगर हवेली को A+ श्रेणी में रखा गया है। पंजाब के लिए प्रशासन और प्रबंधन श्रेणी में सर्वाधिक अंक प्राप्त हुए हैं। सर्वाधिक अंक प्राप्त हुए किसको? पंजाब को। ध्यान रखिएगा 2 श्रेणियां हैं जिनमें प्रशासन और प्रबंधन श्रेणी में पंजाब पहले स्थान पे। और संरचना और सुविधाओं की श्रेणी में बिहार और मेघालय को सबसे कम अंक मिले हैं। ये जो श्रेणी है अवसंरचना और सुविधा, ये प्रबंधन श्रेणी के अंतर्गत ही एक उप श्रेणी है जिसमें बिहार और मेघालय को सबसे कम अंक प्रदान किए गए हैं। बस इतना जानते रहिए कि किसने ये जारी किया है और A++ में कौन है और A+ में कौन है। डेली करंट अफेयर्स क्विज में देख लेते हैं। लिनेट होम एक प्रस्तावित कृत्रिम द्वीप का निर्माण किस देश में किया जाएगा? तो डेनमार्क में ये लिनेट होम नामक प्रस्तावित कृत्रिम द्वीप का निर्माण किया जाएगा।
यह द्वीप 1 वर्ग मील या 2.6 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में होगा और इसके बंदरगाह को बढ़ते समुद्र के स्तर और तूफान से बचाने के लिए इसकी परिधि के चारों ओर एक बांध प्रणाली भी शामिल होगी। यह द्वीप सुरंग सड़कों और मेट्रो लाइनों के माध्यम से मुख्य भूमि से जुड़ा होगा। एक बार फिर पढ़ लीजिए, क्या नाम है? लिनेट होम, डेनमार्क। विश्व बैंक में नए शिक्षा सलाहकार के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत के हैं, इसलिए महत्वपूर्ण है, रणजीत सिंह दिसाले। रणजीत सिंह दिसाले को विश्व बैंक में नए शिक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। दिसाले को जून 2021 से 2024 के लिए विश्व बैंक का शैक्षिक सलाहकार बनाया गया है। दिसाले को लड़कियों की शिक्षा और QR कोड आधारित किताबों के अभियान को बढ़ावा देने के लिए ग्लोबल टीचर अवार्ड से नवाजा गया था, तभी ये चर्चा में आए थे। विश्व बैंक ने भारत के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम MSME क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए कितने करोड़ डॉलर से सहायता प्रदान कार्यक्रम को स्वीकृति दी है? तो विश्व बैंक ने दी है, ठीक है, MSME क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए कितने करोड़ डॉलर का? तो 50 करोड़ डॉलर। तो विश्व बैंक ने भारत के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम या MSME क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए 50 करोड़ डॉलर के सहायता कार्यक्रम को स्वीकृति दी है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य 5,50,000 उद्यमों के प्रदर्शन में सुधार करना है। MSME क्षेत्र की सहायता के लिए विश्व बैंक का दूसरा कार्यक्रम है। इससे पहले पिछले वर्ष जुलाई में 75 करोड़ डॉलर के आपात कार्यक्रम को मंजूरी दी गई थी, जब लॉकडाउन से भारत उबर रहा था उस समय। अभी 50 करोड़ डॉलर। तो दोनों सहायता राशियों को ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को लाइक कम से कम कर दिया करें, पसंद आए तो, न पसंद आए तो डिसलाइक कर दिया करें, लेकिन कुछ ना कुछ किया करें। बहुत बहुत धन्यवाद।